दोस्तों नमस्कार। स्वागत है बांगड़ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे। मैं चैनराव मुंदलिया। दोस्तों आज की वीडियो में अपन भारतीय राज्य व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण टॉपिक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद क्या होता है, इसकी संवैधानिक स्थिति क्या है, साथ ही इसकी शक्तियाँ, कार्य एवं भूमिका के बारे में आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है, जिसे संक्षेप में केग या सीएजी कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से भी पुकारा जाता है। संविधान के भाग 5 अध्याय 5 अनुच्छेद 148 से 151 में भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। सीएजी भारत में केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर लेखा परीक्षण का मुखिया होता है तथा सार्वजनिक धन या लोकवित्त का यानी जनता का जो धन है उसका संरक्षक होता है। इसी आधार पर संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि सीएजी भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। यानी जितने भी भारत में अधिकारी हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण पद वाला अधिकारी सीएजी है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के रक्षकों में से एक है। यानी लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो 4 स्तंभ माने गए हैं, जैसे न्यायपालिका, उसके बाद में चुनाव आयोग और उसके साथ ही संघ लोक सेवा आयोग, और चौथा जो स्तंभ माना गया है वो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी केग। अब देखते हैं अपन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कैसे की जाती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। व्यवहार में राष्ट्रपति अपने विवेक से नहीं अपितु मंत्रिमंडल की सलाह के आधार पर नियुक्ति करते हैं और नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति द्वारा वारंट जारी यानी अपनी हस्ताक्षर युक्त जो मोहर से जो अधिपत्र होता है वो जारी किया जाता है। फिर देखते हैं नियुक्ति के लिए योग्यता। भारतीय संविधान में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए इसका उल्लेख नहीं है। इस संदर्भ में नियम बनाने का अधिकार किसको दिया? संसद को दिया है। और इसी आधार पर 1971 में एक एक्ट जारी किया गया जिसके तहत सीएजी की सेवा शर्तें निश्चित की गई और मुख्यतः इस पद पर जिसको नियुक्त किया जाता है वो अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी होता है और उसे ही प्राय इस पद पर नियुक्त किया जाता है। कार्यकाल का संविधान में उल्लेख नहीं है। संसद द्वारा निर्धारित सेवा शर्तों के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष एवं या 65 वर्ष, इन दोनों में से जो भी पहले हो ये निर्धारित किया गया है। फिर है शपथ। संविधान की अनुसूची 3 के तहत जो संविधान की अनुसूची 3 में जिस शपथ प्रक्रिया का महत्वपूर्ण जो पदाधिकारियों का उल्लेख किया गया है उसमें राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाता है। फिर है सीएजी का दर्जा या स्टेटस। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर इसका दर्जा या स्टेटस होगा। पद से हटाने की प्रक्रिया। साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर संसद द्वारा अनुच्छेद 124 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसी प्रक्रिया से हटाने का उल्लेख है जिस विधि से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। यानी सुप्रीम कोर्ट का जो जजेज को हटाने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 124 में दी गई है वही प्रक्रिया सीएजी को हटाने के लिए अपनाई जाती है। ऐसा प्रस्ताव यानी हटाने का प्रस्ताव जब संसद के किसी भी सदन में लाया जाता है तो यदि प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है तो कम से कम 100 सदस्यों का और यदि राज्यसभा में लाया जाता है तो कम से कम 50 सदस्यों का प्रस्ताव पर हस्ताक्षर अर्थात साइन होना चाहिए। फिर है वेतन। भारतीय संसद द्वारा सीएजी का वेतन निर्धारित किया जाता है परंतु इनका वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है, अतः इसके सेवा काल में कोई अलाभकारी परिवर्तन वेतन में से नहीं किया जा सकता है।
सेवानिवृत्ति के बाद इन्हें कोई भी लाभ का पद देय नहीं है, परंतु ध्यान रखना राष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्री बन सकते हैं क्योंकि ये पद लाभ के पद नहीं होते हैं। फिर है कि एक भारत सरकार द्वारा वर्ष भर में किए गए खर्च या व्यय का परीक्षण या जांच करता है। फिर है लेखांकन। सरकार द्वारा खर्च का, जो सरकार खर्च करती है उसका हिसाब किताब रखना लेखांकन कहलाता है। और उसके बाद में लेखा परीक्षण से तात्पर्य यह है कि सरकार को जो पैसा दिया गया है उसे उसी मद पर सरकार ने खर्च किया या नहीं किया और मितव्यय का पालन किया कि नहीं, ये देखा जाता है लेखा परीक्षण के अंदर। यानी लेखांकन के अंदर तो खर्च का हिसाब किताब होता है और परीक्षण के अंतर्गत उसी मद पे खर्च किया कि नहीं जिस पर सरकार को जारी किया गया था। साथ ही मितव्ययिता अर्थात कम खर्च के नियमों का भी पालन किया या नहीं किया, ये लेखा परीक्षण में आता है। शक्तियाँ एवं कार्य। संविधान का अनुच्छेद 149 के अनुसार के 1950 से लेकर 1976 तक लेखांकन तथा लेखा परीक्षण दोनों काम करता था, परंतु 1976 में लेखांकन एवं लेखा परीक्षण का जो कार्य है इन दोनों को विभाजित कर दिया कि अब केवल लेखांकन का काम अब केक से लेखांकन का काम ले लिया गया और भारत सरकार के लेखांकन का काम वित्त विभाग के व्यय विभाग को दे दिया गया। यानी हिसाब जो वर्ष भर का खर्च है उसके हिसाब किताब रखने का काम तो किसको दे दिया, वित्त विभाग के व्यय विभाग को। अब लेखा परीक्षण का कार्य रहा है इनके पास में, तो भारत सरकार के 1976 के बाद केवल लेखा परीक्षण का ही कार्य करता है। अर्थात जो जिस पे खर्च का या व्यय का दिया गया था अधिकार, उसी मद पर सरकार ने खर्च किया या नहीं किया ये जांच करता है। लेकिन राज्य सरकारों, ये ध्यान देने की बात है, राज्य सरकारों के लिए आज भी ये लेखांकन और लेखा परीक्षण दोनों का कार्य करता है। 1976 के बाद भारत सरकार के लेखांकन का काम नहीं करता, केवल लेखा परीक्षण करता है, परंतु राज्य सरकारों के लिए राज्य स्तरों पर यह आज भी लेखांकन और लेखा परीक्षण दोनों ही कार्य करता है। अनुच्छेद 150 के तहत भारत सरकार अपने खातों का लेखा प्रारूप किस रूप में रखेगी, ये सीएजी तय करता है तथा सीएजी की सिफारिश पर राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। अनुच्छेद 151 सीएजी प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट या प्रतिवेदन किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे और राष्ट्रपति इसे संसद में रखवाता है। संसद की वित्तीय समितियां यानी लोक लेखा समिति इस प्रतिवेदन की जांच करती है। इसी आधार पर सीएजी को लोक लेखा समिति का मित्र, दार्शनिक एवं मार्गदर्शन माना जाता है। भारत में पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नरसिंह राव थे और वर्तमान में गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है और ये वर्तमान में 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।